हेलो एवरीबॉडी, इन सब खिले खिले चेहरों से मिलिए। ये है हमारी ऑल इंडिया किचन गार्डन एसोसिएशन की यूनिट 23 और आज सच में ये लोग सब बहुत ज़्यादा खुश हैं। एक तो हमारे मेंटोर्स इतने बढ़िया हैं, होस्ट इतनी बढ़िया है, वोट ऑफ थैंक्स इतना बढ़िया है, प्लस सबसे बड़ी चेरी है हमारे स्पीकर्स। जी हाँ, इन सब स्पीकर्स के गार्डन्स भी हमने कवर करे हुए हैं और आज इनकी प्यार भरी नॉलेज शेयर करने के लिए हम इन्हें अपने मंच पे बुला रहे हैं। ये सब स्पीकर्स बिल्कुल आपके और हमारे जैसे हैं और प्रैक्टिकल गार्डनर्स हैं। इनके गार्डन टूर्स के लिंक्स भी हमने अपने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। एंड डेफिनेटली अगर आप गार्डनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो इनकी जितना भी लेक्चर है वो ज़रूर सुनिए, क्योंकि वो एक लेमैन के लेक्चर्स हैं एंड डेफिनेटली नॉलेज से भरे हुए हैं। Myself, Vibha. I am not an expertise. This is the first time I'm speaking because मैंने कहीं पहले बोला नहीं, तो प्रवीण जी ने इतना ट्रस्ट किया. She didn't even tell me कि you have to speak. She just बोलना ही बोलना है. 3 cheers for the party! Hooray! I am a lay gardener. तो जो मेरा एक्सपीरियंस है ओवर 20 years वो मैं शेयर कर रही हूँ. तो डोंट एक्सपेक्ट एनी प्रोफेशनल लेक्चर फ्रॉम मी. आई एम बीइंग अ वेरी सिंपल वे आई एम एक्सप्लेनिंग. या और मेरा जो टॉपिक है बेसिकली व्हाट आई एम focusing on is voice of a plant and back to basics. Voice of a plant and back to basics. Because हम voice of a plant means कि खाली ये नहीं कि plant को हम soil पे fertile soil दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं तो plant बहुत अच्छे चलेंगे. Basically plant need love and care. हमारी personal हम प्यार देंगे तो we can listen to the plant what plant needs. तो flowers bloom करेगा. कई बार हम कहते हैं कि नहीं हमने पानी भी डाला, लेकिन जब तुम पर्सनल केयर देते हो तुम सोचोगे एक प्लांट मेरे पास थ्राइव कर रहा है और मैंने सपोज कल्पना को गिफ्ट किया या अंजू को गिफ्ट किया तो वो मर जाता है प्लांट, तो वो दूसरी जगह एक्टिविटाइज नहीं कर पाता. तो वी कैन कंपेयर प्लांट्स टू ह्यूमन लाइफ. जैसे प्लांट्स है, बच्चा है, पहले टॉडलर है, उसको सॉफ्ट डाइट देते हैं, देन बच्चा एडोलेसेंट हो जाता है, उसकी रिक्वायरमेंट फ़र्क होती है, जब मेच्योरिटी होती है रिक्वायरमेंट फ़र्क होती है. ऐसे ही प्लांट्स की रिक्वायरमेंट फ़र्क होती है. जब भी हम कोई प्लांट्स मेंटेन करते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टाइम है. अगर हम टाइम पे प्लांट्स को नहीं लगाएंगे तो जितना मर्जी हम एफर्ट कर ले प्लांट्स कभी भी फ्लरिश नहीं करेंगे. अगर उसको तो जब भी हम कोई भी गार्डनिंग करते हैं तो थोड़ी सी हमें पहले स्टडी करनी पड़ेगी किस प्लांट का कब डॉर्मेंट पीरियड है, कब एक्टिव पीरियड है. अगर डॉर्मेंट पे में लगाएंगे तो प्लांट्स नहीं फ्लरिश करेंगे. तो टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी हैव टू मेंटेन द कैलेंडर. सेकेंडली उसकी रिक्वायरमेंट क्या है. सनलाइट चाहिए, सेमी शेड चाहिए. तो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनको हमेशा सनलाइट चाहिए. चाहे हम प्लांट्स खूब हेल्दी होगा लेकिन अगर सनलाइट कम होगी तो फ्लरिश नहीं करेगा. कुछ प्लांट्स हैं जिनको सेमी शेड चाहिए, वो सब हमें नॉलेज होनी चाहिए प्लांट्स के बारे में. फिर प्लांट्स की क्या है, सॉइल जो है हमेशा वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए, क्योंकि अगर सॉइल हैवी होगी तो रूट्स की ग्रोथ नीचे नहीं होगी तो प्लांट्स की ग्रोथ बढ़िया नहीं होगी. सेकेंड इज ऑप्टिमम वाटरिंग अगर लेस कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ओवर वाटरिंग करेंगे तो रूट्स रॉट होएंगी. थर्ड इज सनलाइट, आई हैव टोल्ड यू दैट. फिर प्लांट की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, जैसे सीड जर्मिनेशन है, वेजिटेटिव है, फिर रिप्रोडक्टिव ग्रोथ है. जब सीड जर्मिनेट करता है तो बेसिकली क्या चाहिए हमें, वाटर, एयर एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर. लेकिन जब वेजिटेटिव ग्रोथ होती है तब वो स्टेज होती है देन वी नीड्स मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स बिकॉज प्लांट ग्रो कर रहा है. तो उस टाइम वी हैव टू गिव नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस. तो नाइट्रोजन की और ऑलवेज फोकस ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग. दैट इज वाई सेड बैक टू बेसिक्स, बिकॉज हमारा एनवायरनमेंट इतना ख़राब हो चुका है कि वी कांट अफोर्ड एनी केमिकल स्प्रेज और केमिकल फर्टिलाइजर. दैट आई हैव टोल्ड यू बैक टू बेसिक्स. जैसे हम भी अब बैक टू बेसिक्स आर जर्मिनेशन, वेजिटेटिव ग्रोथ एंड मेच्योरिटी, रिप्रोडक्शन, वॉट एवर यू कॉल. तो सीड जर्मिनेशन में 3 चीज़ें चाहिए होते हैं, एयर, वाटर एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर, नॉट मच. देन सेकेंड स्टेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज, वो है वेजिटेटिव स्टेज. जबकि प्लांट की ग्रोथ चाहिए, जितना प्लांट मजबूत होगा उतने ही वो बेटर फ्लावर देगा, तभी वो मेच्योरिटी पे पहुंचेगा, अदरवाइज वो लैंकी ही रहेगा. तो वेजिटेटिव ग्रोथ में जितना हम उसको फर्टिलाइजर दे सकते हैं उतना बेटर है, मैन्योरिंग वगैरह. तो वेजिटेटिव ग्रोथ पे हमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस बहुत ज़रूरी है, मैंडेटरी है. तो जो नाइट्रोजन का ऑर्गेनिक सोर्स है वो है गोबर या गोबर के उपले, और फॉस्फोरस का है कॉफ़ी बीन्स या फिर बोर्ड मील. और उसको नाइट्रोजन के लिए कई बार ये भी होता है, हम जो है ना जब हम गमला भरते हैं तो ठीकरे के ऊपर 2-3 उपले रख दो तो उससे अपने आप स्लोली नाइट्रोजन, ये भी नहीं एकदम से हम पॉपअप कर रहे हैं नाइट्रोजन की फीड,
कई बार हम जैसे पत्ते काटते हैं, फ्रेश पत्ते भी होते हैं ना, तो भी ठीकरों पे ऊपर रख देते हैं, तो धीरे धीरे वो रॉट होके उससे फंगस नहीं लगती, क्योंकि सॉइल होती है ना, वो धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाते हैं। देन थर्ड स्टेज आती है जब हमारी जो उसको हमें चाहिए वेजिटेटिव सीड फॉर्मेशन या फ्लावर फॉर्मेशन चाहिए होता है पोटेशियम। पोटेशियम हमें कहाँ से मिलता है ऑर्गेनिक? या तो हमें मिलेगा बनाना पील से या फिर राख इज ए वेरी गुड सोर्स। और राख का मल्टीपल पर्पस ये है कि वो इंसेक्टिसाइड भी सर्व करता है। और जब हमारी ये मेच्योरिटी स्टेज होती है, फ्लावरिंग स्टेज, वॉट एवर यू कॉल्ड इट, तब हमें उसमें जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। तो हमारा ऑर्गेनिक में ये होता है, जितने भी हमारे ऑर्गेनिक सोर्सेज हैं वो हमारे दोनों पर्पज सॉल्व करते हैं, ऐसा माइक्रो न्यूट्रिएंट ऑल्सो, इंसेक्टिसाइड ऑल्सो, सुपर फूड ऑल्सो। अगर हम जो है ये बेसिक उनको ऑर्गेनिक देते हैं तो हमें कोई और चीज़ मार्केट से खरीदने की ज़रूरत नहीं होती। और हमारा कुछ ऐसा भी नहीं है डेड टू डे यही करना है हमें, जो हमें सबकी अपनी अपनी कन्वीनियंस होती है, जो हमें कन्वीनियंस के लिए उसके हिसाब से हम उसमें ऑर्गेनिक चीज़ें डाल सकते हैं। जैसे आलू है, आलू बॉईल किया, पानी है, मेड को बोल दो पानी तो फेंकेगी नहीं, जाके प्लांट्स में डाल दो। चावल मैं तो यही करती हूँ। और जैसे मैंने कई बार देखा पीपल गेट एंशियस, बुक में डालते हैं, अरे हमारी फीस ली तो फ्लावर नहीं करी, आप क्या डालते हो, आप क्या डालते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि हम स्पेशल डालते हैं। अगर हमने बिगनिंग से उसकी ऐसी, जैसे मैंने बोला, वेजिटेटिव ग्रोथ पे ध्यान करा, मेच्योर, तो फ्लावर्स अपने आप और कभी नहीं खरीद देता फ्लावर, तो इसका मतलब कोई उसमें जेनेटिक प्रॉब्लम हो गई है। हमारी ह्यूमन, मैंने से बोला हमारी ह्यूमन लाइफ से कंपेयर करो, हम केवल टी टोटलर होते हैं, बहुत बीमारी लग जाती है, ड्रिंक करते हैं, कोई बीमारी नहीं होती। तो भगवान के जैसे कोई सीड इतना स्ट्रांग होता है कि हम कुछ भी नहीं डालते तो फ्लरिश लाइक एनीथिंग। तो कभी भी एंशियस नहीं होना चाहिए, मेरे फ्लावर नहीं दे रहा, मेरा प्लांट मर गया, ये सब पार्ट ऑफ गार्डनिंग है। तो वी शुड कीप ऑन, और R&D करते रहना। जितनी हम R&D करेंगे ना, उतने ही हम सक्सेसफुल होंगे। शुड इन्जॉय गार्डनिंग। मर गया कोई बात नहीं, लेट्स ट्राई अगेन। मैं बताती हूँ एग्जाम्पल, मेरी बाग में, गार्डन में तो फूल टूट गया, डंडी में पूरा बड़ा, मुझे बहुत दुख हुआ कि अरे फ्लावर टूट गया। तो मैंने चल कोई बात नहीं, उस डंडी को लगा दे, शायद 2-3 दिन 2 फ्लावर की मैं इन्जॉय कर सकती हूँ। देखा तो उसके रूट्स निकल आए, कभी भी नहीं निकलती उसकी रूट्स निकल आई। मैं कहा दैट इज कॉल्ड वॉइस ऑफ अ प्लांट। अगर इतने प्यार से तुम लगाओगे ना तो लग जाता है। प्लांट ऑल्सो नोज। तो ये पर्सनल केयर, स्पेशलाइज केयर जो है बहुत ज़रूरी है। और अगर प्लांट साइकिल को हम पूरा ध्यान रखेंगे, जैसे एवरी 15 डेज जब उसकी वेजिटेटिव स्टेज आती है, अगर हम 15 डेज पर उसको मैन्यूरिंग करेंगे और 15 डेज के बाद इंसेक्टिसाइड स्प्रे करेंगे तो तुम्हारे प्लांट्स हमेशा हेल्दी रहेंगे। मतलब ट्वाइस अ मंथ हो गई, 2 बार मैन्यूरिंग और 2 बार इंसेक्टिसाइड का स्प्रे। और जो ऑर्गेनिक फार्मिंग से हमारा सबसे बड़ा ये फायदा होता है, जब ऑर्गेनिक फार्मिंग तो लेडी बग्स हमारे प्लांट्स पे आती हैं, आप देखा होगा। तो लेडी बग्स का ये एडवांटेज है, वो इंसेक्ट्स को क्रॉप अप ही नहीं होने देती। तो दैट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग इज मस्ट मस्ट मस्ट। तो ऑर्गेनिक के लिए हम क्या करते हैं, जैसे अब बहुतों की प्रॉब्लम होती है कि जैसे फ्रूट्स आ गया, फ्लावर आ गया, बहुत कंप्लेन करते हैं, वो झड़ जाता है। तो कुछ तो क्या होता है, ये कुदरती होती है कि कुछ सारे फ्लावर्स कभी भी नहीं ब्लूम करेंगे, या कभी हर कोई फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होगी। जो कुदरत ने अपने आप ही बताया है, कुछ गिर जाएंगे, जो कुछ वीक होते हैं तो भगवान उनको अपने आप ही गिरा देता है। दिस इज कॉल्ड नेचर। और जबकि पहले नेचर, अब गार्डनिंग थोड़ी डिफिकल्ट हो गई है, क्योंकि भगवान ने इतना एटमॉस्फेयर बनाया है कि पहले फूलों को सिर्फ सनलाइट, पानी दे दो, तो सॉइल इतनी फर्टाइल थी और कुछ ज़रूरत ही नहीं होती थी। अगर अभी मैंने देखा है, अगर हम खाद कम डालें, माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं भी डालें, अगर फुल सनलाइट मिले ना प्लांट्स को, तो दे ब्लूम लाइक एनीथिंग। ऐसा नहीं कि हम खिलाते रहेंगे तो दे विल ब्लूम समथिंग ऐसे। और जो हम उसके खाद के लिए जो ऑर्गेनिक यूज़ कर सकते हैं, एक तो फर्मेंटेड छाछ को फर्मेंट कर लो। जैसे 2 लीटर छाछ या 2 लीटर पानी लिया, उसको मटके में डाली, कोई भी कॉपर का डाल दिया, उसको रख दिया 15 दिन के लिए। तो अपने आप जब तुम खोलो, बीच में चलाते रहो, स्टर करते रहो, जब भी तुम उसको खोलोगे तो एक अच्छी खुशबू आएगी। तो तुम्हें पता लग जाएगा कि ये जो है प्लांट्स में डालने के लिए रेडी है। तो उसको आप रूट में भी डाल सकते हो और फोलियर फीड भी कर सकते हो विद डाइल्यूशन। सपोज 1 मग्गा डाला 5 लीटर पानी में और उसको स्प्रे भी कर दिया, और दैट इज़ वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम ऑल्सो, फॉस्फोरस ऑल्सो, नाइट्रोजन ऑल्सो और इंसेक्टिसाइड ऑल्सो। और 15 डेज ये डाला, 15 डेज के बाद तुमने वो डाल दिया 5 ml लाइम वाटर और 5 ml विनेगर, 5 लीटर पानी में उसको स्प्रे कर दिया। अगर ये पॉसिबल नहीं है, सपोज तुमने ह्यूमिक एसिड बनाया हुआ है चावल का, जैसे थोड़े चावल ले लिए, उबले जो लेफ्ट ओवर चावल होते हैं ना बचे हुए, उसको डाल दिया घड़े में, पानी डाल के उसको रख दिया, फिर 15 दिन के बाद उसको स्प्रे कर दिया, तो तुम्हें और चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट डाल दी। तो मतलब वी शुड एंजॉय आवर गार्डनिंग।
तो मैं तो जो भी छिलके हैं, मूंगफली के छिलके होते हैं, रख दिए। जब टाइम हुआ मेड को बोला या मैंने बोला, उसको पीस लिया। पिस्ते के छिलके हैं, उसको पीस लिया। धनिया है, पुदीना है, जो खराब हो जाता है, सूखा सूखा हो जाता है, नहीं टाइम मिला, मेड तो सुखाया धूप में, क्योंकि कंपोस्टिंग में थोड़ा सा आजकल ना प्रॉब्लम होती है, उसको स्टर करो, स्मेल आती है मौसम में। तो आजकल से अनार ही छिले सुबह, मैंने कहा मेड तो छत पे सुखाया, नीचे तो बच्चे गुस्सा होंगे, मच्छर आ रहे हैं, तो जब सूखेंगे तो नीचे ले आइए। उसको पील करके उसमें डाल दिया। तो ये सब डालोगे तो यू डोंट नीड एनी अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। पर जो प्लांट हमारा, जो हम कहते हैं कि सिक हो गया, फ्लावर नहीं दे रहा, जैसे हम ह्यूमन, उसको स्पेशल केयर चाहिए होती है। फिर उसको हम रोज़ ध्यान करते हैं, आज गुड़ाई कर दो, आज स्प्रे कर दो, उसकी स्पेशल केयर चाहिए होती है हमें। अदरवाइज़ अगर हम 15 दिन में इंसेक्टिसाइड डालेंगे और ये डालेंगे तो हमें कोई और ज़रूरत डालने की ज़रूरत है ही नहीं। यू विल फील यू विल गेट बम्पर क्रॉप। मैंने खुद क्या, क्योंकि मैंने ये सब मिस्टर मिश्रा के लेक्चर से सीखा था। उन्होंने बोला कि, मैंने कहा मेरे ना वो झड़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आप ना अनियन के छिलके और गार्लिक के छिलके, और गार्लिक का सबसे बड़ी एडवांटेज है वो सूखे ही होते हैं छिलके, ड्राई नहीं होते हैं, उसको कुछ भी नहीं करना, क्रश किया और डाल दिया तुमने ऐसे की ऐसे। तो उन्होंने कहा कि थोड़े से प्याज के छिलके, थोड़े गार्लिक के छिलके को बॉयल कर लो सिम पे, उसके बाद उसे स्ट्रेन, ठंडा होने के बाद स्ट्रेन कर लो, और उसके बाद थोड़ा सा 5-6 ड्रॉप्स विनेगर के डालो और स्प्रे करो। देन यू रियलाइज कि कोई तुम्हारा शेडिंग नहीं होगी, एंड यू विल हैव अ गुड हार्वेस्ट ऑफ द मैंगो का होगा, सिट्रस फ्रूट्स होगा, वॉट एवर इट इज़। तो यू विल रियली गेट अ गुड क्रॉप। तो ये सब R&D है, गार्डनिंग, वॉट एवर, मैं यही प्रैक्टिसेस अप्लाई करती हूँ और कुछ अप्लाई नहीं करती। बस दिस इज़ वॉट आई डू फॉर माई गार्डन। वेरी गुड, वेरी गुड। तो सब कुछ विभा ने आपके साथ जो शेयर किया है, मेरा भी सेम ही एक्सपीरियंस है। मैं इट हैज बीन 3 डिकेड्स कि आई एम इनटू गार्डनिंग। गार्डनिंग का बस वही मतलब है कि अ सक्सेसफुल गार्डनिंग इज व्हाट यू हैव टू डू, हाउ यू हैव टू डू, एंड व्हेन यू हैव टू डू, वेदर यू वांट टू डू इट और नॉट। सेम बात विभा वाली हो गई कि जब जो करना है तभी वो करना है, जब बीज लगाना है तभी टाइम है तो लगाना है, सीडलिंग्स को सेग्रीगेट करना है तो टाइम से ही करना है, हर चीज़ को टाइम से करने से ही वी मेक अ सक्सेसफुल गार्डन। फिर भी मैंने कुछ थोड़े से पॉइंट्स में डाला है जो इम्पोर्टेंट है, काफ़ी कुछ तो विभा ने बता दिया है। इट इज़ लाइक सॉइल, वाटरिंग, वीड पुलिंग एंड रोटेटिंग, पिंचिंग एंड डेड हेडिंग। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं पर्सनली कुछ करती हूँ, वही मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सॉइल। अगर आप दिल्ली में अभी अपने मालिक को बोलो कि जाकर एक बोरी किसी की ले आओ, तो वो ऐसी मिट्टी लाएगा जिसमें आपको जीरो न्यूट्रिएंट्स होंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारी पूरी यूनिट के लिए ये भी है भी, और सब कर भी रहे हैं, कि घर में कंपोस्ट बनानी। सिंपल मेथड, यू वांट कंपोस्ट बनाने के लिए 50% वेट एंड 50% ड्राई। ये इसका मेन फंडा है। व्हाट आई डू इज आई हैव अ बिग बैरल मेरी किचन के बाहर, उसमें मैं सारे दिन का किचन वेस्ट डालती हूँ जो वेट होता है। उसमें शाम को यू ऑल गो टू योर प्लांट्स, टेरेस पे जाते हो या बालकनी में जाते हो, वहाँ खुद झाड़ू लगाते हो या सर्वेंट लगाता है, तो जो मिट्टी और सूखे हुए पत्ते होते हैं उसको आई कलेक्ट इन अ बकेट, उसको नीचे आके मैं उस वेट के ऊपर वो ड्राई लेयर डालती हूँ। एंड आई एम डूइंग दिस प्रैक्टिस एवरी डे। सो यू गेट ड्राई वेट। और सर्दियों में मैं थोड़ा सा गुड़ डाल देती हूँ, उसको कंपोस्ट को जल्दी काम हो जाए। गर्मियों में थोड़ी सी हम छाछ डालते हैं। दैट्स इट। हमारी जब ये वाली कंपोस्ट बन जाती है, आई डोंट थिंक वी नीड एनीथिंग एल्स टू ऐड इन योर सॉइल। प्यार के अलावा, लव के अलावा, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर प्लांट्स, जैसे विभा ने बताया। दूसरी चीज़, जब हम कंपोस्ट बनाते हैं उसके नीचे स्लरी आती है। हमारी स्लरी मतलब जो लिक्विड आता है वो हमारे नीचे पॉट में कलेक्ट होता है, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। उसको भी आप कलेक्ट करके छत पे रख लीजिए, डाइल्यूट करके टाइम टू टाइम अपने पौधों में डाल दीजिए। ये तो हो गया सॉइल का। सेकेंड इज वाटर। वाटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ज़्यादा पानी देना इज बिल्कुल नो। पानी 2 दिन ना दो वो चलेगा, बट ज़्यादा पानी से योर प्लांट्स विल रॉट। सर्दियों में पानी देना है, पूरे पौधों को धोना है। गर्मियों में पानी देना है, शाम के टाइम देना है, पूरा भर के देना है। एंड इफ यू हैव लॉट ऑफ वाटर यू कैन शॉवर योर प्लांट्स। उसके बाद गर्मियों में नेट से यू विद द हेल्प ऑफ नेट यू कैन सेव योर प्लांट्स, क्योंकि एक्सट्रीम हीट होती है, तो यू नीड ग्रीन नेट टू सेव योर प्लांट्स। नाउ माय थर्ड पॉइंट इज वीड पुलिंग एंड रोटेशन। छत पे सब जाते हैं अपनी, या अपने बरामदे में सब पौधे देखने जाते हैं। यू हैव 500 प्लांट्स।
रोज अगर हम अपने 10 पौधों को ध्यान से देखें, एक खुरपी और एक कैंची हम अपने हाथ में रखें। खुरपी से सारे हमने वीड्स निकालने हैं, कैंची से हमने सारे अपने डेड हेड्स निकालने हैं, सूखा हुआ पत्ता, सूखी हुई डंडी, एवरीथिंग। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमें पता नहीं चलता, हमने अपने गमले को थोड़ा सा रोटेट करना है रोज। हर गमले को हम नहीं कर सकते, 10 गमलों को, एक गमले को साफ किया। रोटेट करने से क्या होता है कि अगर आप उसको रोटेट नहीं करोगे, एक तरफ से सन आ रहा है, इट विल ग्रो टुवर्ड्स द सन। यू मस्ट हैव नोटिस्ड, जो गार्डनर्स हैं पुराने उनको सबको मालूम है, पर रोटेशन से क्या होता है, द प्लांट इज गोइंग टू ग्रो प्रॉपर्ली फ्रॉम ऑल द साइड्स, और वो बुशी बनेगा और सुंदर बनेगा। एंड नाउ माय फोर्थ पॉइंट इज पिंचिंग। यू हैव टू टेक आउट द 2 लीव्स व्हिच आर सबसे ऊपर। What pinching will do, it will help more branches to come out from the base of the plant. So pinching does delay the bloom, but it gives lot of blooms. You will have more branches from the base of the plant, and you have more branches, that means more buds and more flowers. देखिए, पिंचिंग में जब बस बीज आप देते हैं, फिर सीडलिंग, तो सीड पहले जो शुरू में जो पौधा होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट जैसा है, उसके ऊपर ही वो होती है ब्रांच, साइड की ब्रांचेज नहीं होती। अगर उसको आप काफ़ी दिन अलाउ करते हैं तो फिर उसके जो भी डंडी है, उसके जहाँ भी पत्ता है वहाँ से शूट निकलता है, लेकिन वो काफ़ी टाइम लेता है। तो हम प्रॉम्प्ट करते हैं उसको, जैसे गेंदे का पौधा है वो सीधा चलेगा, जब इतना हो जाए वो आपको, तो आपका ऊपर का जो हिस्सा है, सबसे ये ऊपर जो ब्रांच है, उसको यहाँ से आपको ये पिंच करना है, ये काट के आप निकाल देंगे इससे। तो यहाँ क्या होगा, इसके नीचे जो नोड होगा, जैसे इसमें ये देखिए ये नोड है, ये हमने इसको काट लिया ऊपर से, तो ये जो नोड है ये इसके नीचे है, यहाँ से फिर शूट्स निकलेंगे। जगह ये पूछेगा, जैसे सर ने कहा, जब सिंगल शूट आए उसको पिंच कर दीजिए, तो यू विल हैव मेनी ब्रांचेस कमिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द प्लांट, मोर ब्रांचेस, मोर बर्ड्स एंड मोर फ्लावर्स, यू विल हैव मोर ब्लूम्स। लास्ट चीज हम जो है वो है हमारी डेड हेडिंग। We should deadhead all the spent flowers on a flower, on the plant. Deadhead का मतलब है, spent का मतलब है जो फूल खिल के मुरझा गया, उसको हमने निकाल देना है। बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं, जैसे ग्लैडिरिया होता है, गेंदा होता है, कैरेंडुला होता है, इसमें क्या करते हैं हम सारे इनको निकालते जाएंगे। जितने हम स्पेंट फ्लावर्स को काटते जाएंगे उतनी ज़्यादा हमारे को बर्ड्स मिलेंगी, हमारा ब्लूमिंग प्रोलॉन्ग पीरियड में जाएगा, काफ़ी लंबे समय तक हमें फूल मिलेंगे। लेकिन इफ यू आर इंटरेस्टिंग इन हार्वेस्टिंग द सीड्स ऑफ द पर्टिकुलर प्लांट, व्हाट यू हैव टू डू, आप 1-2 मुरझाया हुआ फूल को पौधे पर ही रहने दीजिए, वो अपने आप मैच्योर होगा, बड़ा होगा, पक जाएगा, और उसका जब अंदर के सीड्स पूरे के पूरे राइप हो जाएंगे, उसको यू कट इट, पुट द होल फ्लावर, सूखा हुआ पूरा फूल को आप एक ब्राउन पेपर में रख लीजिए, उसको लेबल कर लीजिए और संभाल के रखिए फॉर योर नेक्स्ट सीजन, सो यू विल हैव सीड्स ऑल्सो। So deadheading the plant is a very important thing to have more blooms. इसी तरह से मैं भी करती हूँ, और मेरे को उम्मीद है कि शायद आपको कुछ थोड़ा बहुत मेरे से समझने का, सीखने का पता चला होगा। If you have any queries, you can really call me. Thank you so much. मैं बताऊँगा आपको कहाँ से आपको शुरुआत करनी है। जितने भी आप सिंपल पौधे और इजी टू ग्रो प्लांट से शुरुआत करेंगे, उसमें जब आपको सफलता मिलेगी, धीरे धीरे आप एक स्टेप जो है डिफिकल्ट की तरफ भी जाते जाएंगे, उस पर भी आपको सफलता मिलेगी। तो जो फ्रूट प्लांट्स हमारे पोट्स के अंदर जो ग्रो करनी है, सबसे पहले तो है कि किस टाइप का हमें पोट्स चाहिए। तो हमारे जो पोट्स हैं वो कई तरीके से हैं। शुरू में मैंने सीमेंट के पोट्स में फ्रूट प्लांट्स लगाए थे, और लेकिन धीरे धीरे मैं हर एक चीज़ में एक्सपेरिमेंट करके, ग्रो बैग्स में, प्लास्टिक में और कई चीज़ों में, मिट्टी के बड़े पॉट्स में एक्सपेरिमेंट करके, तो फ्रूट प्लांट्स जो है वो ये सब तरह के जो पॉट्स हैं, ग्रो बैग्स हैं, प्लास्टिक पॉट्स है, सीमेंट पॉट्स है, और प्लास्टिक का डन, और मिट्टी का भी जो आता है। मिट्टी का एक लिमिट से ज़्यादा बड़ा पॉट नहीं होता, 12 इंच लगा लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। इनमें सब में आप फ्रूट प्लांट्स जो है वो ग्रो कर सकते हैं। सीमेंट के पॉट में थोड़ा सा बेटर रहता है, वो बेटर इसलिए रहता है, जो और जो पॉट्स हैं, जो पानी हम देते हैं, जो सीमेंट का पॉट्स है, उस पानी को वो ये सक करता है, उसमें इवापोरेशन भी होता है। तो अगर छत आपकी हल्की है तो आप हल्के पॉट्स लगाइए, आप प्लास्टिक का लगा लीजिए, ग्रो बैग लगा लीजिए, सब तरह के उसमें हो जाता है।
नंबर 2 है साइज ऑफ द पॉट्स। साइज क्या होना चाहिए? साइज आप जो है 12 इंची से लेके हर एक फ्रूट प्लांट्स के लिए अलग अलग है। 12 से लेके 14, 16, 18, 20, 22, 24। लेकिन आप एक स्टैंडर्ड आप एक साइज रखिए 20 से 24 इंच का गमला, प्लास्टिक का हो, ग्रो बैग का, कोई भी हो, 20 से 24 का एक स्टैंडर्ड साइज रखिए। और कुछ जो थोड़े जो बड़े पेड़ होते हैं, बड़े प्लांट जैसे आम का पेड़ है, बेलपत्र का प्लांट है, इसको आप कोशिश करिए इनको थोड़ा सा बड़े में लगाइए। जैसे प्लास्टिक का ड्रम है, जो कंटेनर आता है वो 30 इंच का होता है, उसका जो डायमीटर है वो 30 इंच का होता है। तो ये जखीरे पे मिलते हैं और उसको 200-250 लीटर का होता है, उसको कटवा के 2 पीस में जो है आप 2 गमले आप बना सकते हैं। ये मैंने हालांकि काफ़ी बाद में शुरू किया था, लेकिन उसमें भी पौधे जो है बहुत अच्छे चलते हैं। तो जो बड़े पेड़ हैं, फालसा है, जैसे शतूत है, ये 4-5 जो पेड़ बड़े हैं, इनको आप कोशिश कीजिए कि ड्रम में लगाएं या कम से कम 24 इंची में तो लगाएं। प्लांट्स के खरीदने पे करना है, जो मेन चीज़ है, बेसिक चीज़ है, इट शुड बी ग्राफ्टेड। उस पर एक कलम चढ़ी होनी चाहिए, ग्राफ्टेड को कलम। ग्राफ्टेड पौधे का क्या मतलब होता है? जो हमारे देसी पौधे होते हैं, आम का जैसे हमने गुठली से कोई पौधा उगाया, जब उसका थोड़ा सा मोटा तना हो जाता है तो हम जो अच्छा पेड़ होता है, अच्छा पेड़ से मतलब उस पेड़ की टहनी जिस पे फल आया हुआ है, जिस टहनी पे फल आया हुआ है या जिस पे हर साल फल आता है, उसकी हम एक ब्रांच को जो है, जो देसी पौधा होता है, उसको उसके साथ ज्वाइंट करते हैं। तो वो उस पौधे को हम बोलते हैं ग्राफ्टेड प्लांट। तो उस पौधे में 99% गारंटी होती है कि आपको उसमें फल लगेगा। जो उस पौधे की जो ग्राफ्टिंग हम उस पर करते हैं तो उसमें फल आने के चांसेस 99% रहते हैं। अब सवाल ये कि ग्राफ्टिंग पौधे की कैसे पहचान की जाए? देखिए, ये आपके पास एक ये देसी पौधा है। देसी पौधे की जो नीचे की टहनी होगी वो बिल्कुल स्पॉट होगी, बिल्कुल एकदम स्मूथ। ये हमारा देसी पौधा है, ये स्मूथ होगी बिल्कुल आपको, तो आप एकदम देख के आप पहचान जाएंगे ये ग्राफ्टेड पौधा नहीं है। जब हम इस पर ग्राफ्टिंग करेंगे, ग्राफ्टिंग कई तरीके से होती है। एक होता है यहाँ से हमने साइड से छील दिया, जिस पौधे को लगाना उसको भी साइड से छील दिया, यहाँ लगा के और हमने उसको टेप लगा दिया, ये साइड ग्राफ्टिंग। एक वी ग्राफ्टिंग होती है, जिससे ऊपर का हिस्सा है, इसमें हमने ऐसे एक कट मारा, तो जो कलम हमें लगा ली उसमें भी ऐसे कट मारते हैं, इसमें फिक्स कर देते हैं, वो भी ग्राफ्टिंग है। और सबसे मोटी जो पहचान होती है, जहां भी ग्राफ्टिंग की जाएगी, इस पे मैं मान लो इस हिस्से पे ग्राफ्ट करता हूँ, ये देसी पौधा है, यहाँ मैं ग्राफ्टिंग करता हूँ तो यहाँ आपको रफनेस दिखाई देगी, एक गांठ सी बन जाएगी, मोटी सी गांठ सी बन जाएगी, जहाँ से आपको निकलता हुआ वो आगे टहनी चलती हुई दिखाई देगी। अगर बिल्कुल प्लेन है तो आप समझिए प्लेन, और जहाँ ग्राफ्टिंग होगी वहाँ गांठ सी होगी, मोटी सी जो है, तो वो उससे आपको जो है वो पता लग जाएगा, वो देखते ही आप एकदम समझ जाएंगे। तो मैंने ये बताया कि ग्राफ्टिंग जहाँ भी होगी, जैसे जैसे वो पौधा बढ़ता है तो वैसे ही वो गांठ भी जो है थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी मोटी, तो इससे आप पहचान कर सकते हैं। अब सवाल ये कि ग्राफ्टिंग, कुछ पौधे जो है जैसे फाल से है, वो बीज से भी आप उगाओगे तो वो भी फल दे देता है, और कटिंग से आप बनाओगे वो भी दे देता है। और शतूत है, शतूत भी बीज से जम जाता है। जो भी पौधा है वो 6 महीने से साल में फल देता है। कि ग्राफ्टेड होना चाहिए पौधा, वो उसकी मैंने पहचान बता दिया आपको। पौधा हमेशा कम से कम, जो जैसे ये नींबू है, चीकू है, ये कम से कम पौधे जो है 4 या 5 फीट के हों, 4-5 फीट की हाइट। स्टेम उसका कम से कम 2 या 3 इंच हो, और मल्टी ब्रांचेज हो, ये भी आप देखना, मल्टी ब्रांचेज 10-12 ब्रांच निकली हुई है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, अगर उस पर फ्रूट लगा हुआ है वो पौधा लेगा। ये 4 या 5 चीजें लेंगे तो पौधे में, फ्रूट के प्लांट में आपको हमेशा सफलता मिलेगी। जो मैंने ये चीजें बताई है, इसमें जो इग्नोर करते हैं, कभी आपने 100 रुपये का एक पौधा ले आए जाके जो है, वो पता चला 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, ऐसा कर। आम का पौधा जब मैंने लगाया पहले, वो सिंगल डंडी का था, इतना सा 1 इंच का स्टेम होगा मुश्किल से जो है, और 2-3 फुट का था। 5-6 साल हो गए मुझे उसको लगाए हुए, ना उसमें कुछ ग्रोथ हुई ना कुछ हुआ।
और उसके बाद फिर धीरे धीरे मैंने और एक रिस्क लेना आप सीखिए। पौधा जब भी आप लाते हैं उसमें पैसे लगते हैं, तो उसमें आप पैसे को परवाह मत कीजिए शुरू में, क्योंकि ज़िंदगी में जो सबसे बड़ी चीज़ है ना वो होती है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस किसी किताब में नहीं मिलता, और एक्सपीरियंस में आपको रिस्क भी लेना पड़ता है। तो इसलिए पौधों को लगाने में रिस्क भी लेनी चाहिए। तो मैंने उसमें मतलब एक पौधा मुझे दिखाई दिया, उससे बोर आया हुआ था आम का, तो उस पर छोटे छोटे आम भी बने हुए थे। तो आई टू के रिस्क, वो पौधा था 2,500 का। आज से करो कि पौधा वो लो, मल्टी ब्रांचेस हो, ग्राफ्टेड हो, 4-5 फुट का हो, 3-4 इंची स्टेम हो, फल लगा हो, ये सारी चीज़ें जहाँ मिलती हैं। तो उस आम के पौधे पे मैंने रिस्क लिया, 2,500 का पौधा मैंने ला के वो लगा दिया मैंने, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इट वॉज सक्सेसफुल। आई गॉट 3 दशहरी मैंगो, 3 दशहरी आम लगे उस पर, इतने बड़े बड़े, और वो मैंने दफ्तर में खिलाए। तो वो जो रिस्क मैंने लिया, उससे जो मुझे नॉलेज हुई कि गमले में आम का पौधा किस तरह का लगता है, आई गॉट द वाइटर नॉलेज।